नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 30 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बड़ी खबर है आज की, जिसके बारे में कल हमने बात की थी, तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बैन सेल रजिस्ट्रेशन ऑफ BS3 व्हीकल्स फ्रॉम अप्रैल 1, यानी कि 1 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट ने BS3 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल 2017 से वो BS4 मानकों को लागू करने वाली है। तो उससे ये भी स्पष्ट हो गया था कि 1 अप्रैल 2017 के बाद BS3 के मानकों वाली गाड़ियां नहीं बेची जा सकेंगी। लेकिन क्या था कि 31 मार्च 2017 यानी कि उसके ठीक एक दिन पहले तक इनको ये वाहन बनाने की इजाज़त थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि इन कंपनियों को ये समझना तो चाहिए था कि अगर 1 अप्रैल से ये वाहन बंद हो सकते हैं, तो इसकी मतलब बिक्री बंद हो सकती है, तो इसका निर्माण क्यों किया जाए। तो सरकार ने भले ही पाबंदी नहीं लगाई थी इन वाहनों के निर्माण में, लेकिन एक तरीके से ये कह दिया था कि 1 अप्रैल 2017 के बाद आप BS3 वाहन नहीं बेच सकेंगे। तो उसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और इन्होंने कहा था कि हमको इतना समय दिया जाए 1 अप्रैल के बाद भी, ताकि उन 8.25 लाख वाहनों को बेचा जा सके जो कि बन गए हैं। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। जब फैसला सुरक्षित कर लेता है तो कुछ दिन बाद उसको बता देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला बता दिया और ये बताया है कि 1 अप्रैल 2017 से BS3 वाहन जो होंगे उनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही वो बेचे जा सकेंगे। यानी कि भारत के अंदर अब उनको खरीदा वो बेचा या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि ऐसे वाहन जिनका कि रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के पहले हो गया है और वो BS3 मानकों के हैं, तो वो भी सड़क पर उतारे जा सकते हैं। ठीक, यानी कि जो बिक्री हो गई है 31 मार्च के पहले, तो उनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के बाद भी हो जाएगा। लेकिन जो बिक्री 31 मार्च के बाद होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन फिर नहीं किया जाएगा, तो वाहन होंगे जो अवैध हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जो BS4 मानक हैं तो वो कुछ विशेष प्रकार के मानक हैं, जिनमें कि इंजन में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बदलाव और इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण काफ़ी कम होगा BS3 की अपेक्षा। ठीक, तो आपको बता दूं कि जो BS4 मानक होंगे, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है कि BS4 कंप्लाइंट व्हीकल, अर्थात BS4 का अनुपालन करने वाले वाहन कम मात्रा में निम्नलिखित प्रदूषकों को निकालते हैं, जैसे NO, NO2, SO2, CO। ठीक, तो इस प्रकार के जो प्रदूषक हैं तो BS4 के वाहनों में कम निकलेंगे। अगला है दोस्तों, लोकसभा पासेस GST बिल आफ्टर मैराथन डिबेट, यानी कि लंबी वाद विवाद के बाद लोकसभा ने GST बिल को पास कर लिया है। तो आपको बता दूं कि जो GST बिल है, तो जो शुरू में GST बिल आया था पिछले साल, वो क्या था, वो तो एक प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक था। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, सॉरी एक फ़ोन आ गया था तो थोड़ा सा धार टूट गई। तो मैं ये बता रहा था आपको कि अभी जो GST बिल लाया गया था संसद में, तो उसका ये मकसद था कि उस संविधान संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप जो नए नियम बनाए जाएंगे अप्रत्यक्ष करों के लिए, उनसे संबंधित कानून क्या होना चाहिए, उसके लिए ये GST बिल था। ठीक, तो आपको बता दूं कि ऐसे कुल मिलाकर के 5 प्रकार के GST बिल होंगे। याद रखिएगा, 5 प्रकार के GST बिल। पहला होगा सेंट्रल GST, ठीक। दूसरा होगा इंटीग्रेटेड GST, जिसे IGST भी कहा जा रहा है। तीसरा होगा GST कंपनसेशन बिल, यानी GST मुआवजा बिल उनके लिए, उन राज्यों के लिए जिनको कि GST आने के बाद राजस्व में नुकसान होगा, तो उनको वो मुआवजा दिया जाएगा। अगला है कि यूनियन टेरिटरी GST, यानी कि जो संघीय राज्य क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए GST। और पाँचवा होगा स्टेट GST, यानी राज्यों का GST। तो आपको बता दूं कि जो ऊपर नीले रंग से अंडरलाइन है 4 GST बिल, तो इन्हें केंद्र की सरकार ही पास करेगी संसद में। और नीचे वाला जो 5वां GST बिल है, तो इसे विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा पास किया जाएगा। ठीक, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो आपको बता दूं कि इसमें जो GST बिल में जो मुख्य रूप से संशोधन किया गया, मतलब GST का जो पूरा व्यवस्था होगा, उसमें जो मुख्य रूप से संशोधन है वो ये हुआ है कि इससे जो केंद्र की सरकार के पास बहुत सारे टैक्स की दरों को संबंधित करने के अधिकार थे, वो अब नहीं रहेंगे।
अर्थात ऐसे अप्रत्यक्ष कर जिसके पास जो कि केंद्र की सरकार के पास हुआ करते थे, तो पहले वो केंद्र की सरकार अपने हिसाब से उसमें टैक्स रेट तय कर लेती थी, लेकिन अब सारे के सारे जो अप्रत्यक्ष कर हैं तो वो जीएसटी में चले जाएंगे, और जीएसटी में जाने के बाद केंद्र सरकार के पास उसे बदलने के लिए केवल 1/3 ताकत रहेगी, जो 2/3 ताकत होगी वो राज्यों के पास रहेगी। तो कुछ सांसदों ने इस बात के लिए भी विरोध किया कि इससे जो केंद्रीय सरकार है तो वो डिसएम्पावर्ड हो जाएगी, यानी कि उसकी जो शक्ति है टैक्स रेट यानी कि कर की दर तय करने की वो कम हो जाएगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इससे जो राज्यों की फिस्कल ऑटोनमी है, यानी कि जो राजकोषीय स्वायत्तता अब राज्यों की है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे राज्य जो अपने अप्रत्यक्ष कर अपने हिसाब से तय करते थे, विभिन्न दरें उनकी, तो उन दरों को भी वो अब अपने हिसाब से नहीं तय कर पाएंगे, बल्कि क्या करना होगा कि जीएसटी काउंसिल में जहाँ की 1/3 ताकत केंद्र के पास, 2/3 ताकत राज्यों के पास होगी, तो उन राज्यों को आपस में उस पर भी सहमति बनानी होगी। यानी कि अगर कोई एक राज्य दर बदलना चाहता है तो उसको सबको सहमत करना होगा, तभी जाके बदल सकता है, अन्यथा उसके लिए फिर वो मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे दरों को बदलना। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो जीएसटी की अपनी कर व्यवस्था होगी वो इस प्रकार से होगी कि ना तो इसमें केंद्र के पास अपना कोई पूरा नियंत्रण होगा, और ना ही किसी एक राज्य के पास अपने राज्य के अंदर पूरा नियंत्रण होगा। अर्थात ये एक मिलीजुली व्यवस्था होगी जो कि आम सहमति से चलेगी। ठीक, और जब तक आम सहमति नहीं बनेगी तब तक जीएसटी काउंसिल में कोई भी निर्णय तो हो ही नहीं पाएगा। हालांकि इस पे एक ये भी सवाल उठा कि जीएसटी का कहना ये था कि 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि एक राष्ट्र एक टैक्स, जबकि इसमें कई सारी स्लैब्स बनाई गई हैं, आपको पता होगा, और उसके ऊपर से इसमें सेस यानी उपकर भी लगाए गए हैं कई सारी चीज़ों पर, जैसे लग्जरी आइटम पे या कि तंबाकू के उत्पादों पर। तो ये कहना था कि फिर ये किस प्रकार का टैक्स रिजीम है, कैसी टैक्स व्यवस्था है कि जिसमें एक कर की बात कही गई थी जबकि कई सारी स्लैब साथ में अगर उपकर की जोड़ दें तो दसियों प्रकार की स्लैब्स इसमें बन रही हैं। तो देखिए वो तो शुरुआत में होता ही है, आगे चल के इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन आगे की जो खबर है वह वेस्टिंग हाउस फाइल्स फॉर बैंकरप्सी, यानी कि जो वेस्टिंग हाउस है उसने दिवालियेपन के लिए आवेदन दायर कर दिया है। तो आपको बता दूं कि जब कोई कंपनी दिवालिया होने वाली होती है तो आवेदन दायर कर देती है कि भाई हम दिवालिया होने वाले हैं, तो उससे संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं तो वो उसमें अपना अपना दावा वावा कर सकते हैं, और सरकार भी जान जाती है कि इनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनकी नौकरियाँ जाने वाली हैं, क्योंकि इनका तो अब दिवाला निकलने वाला है। तो उससे हमें बहुत लेना देना नहीं था कि वेस्टिंग हाउस दिवालिया हो रही कि नहीं हो रही है। हमारा जो मेन लेना देना था कि हमारे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि हमें वेस्टिंग हाउस से प्राप्त होने थे तो अब नहीं प्राप्त हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ही बंद होने वाली है तो अब क्या प्राप्त होंगे। तो जाहिर तौर पे अब ये है कि हमें किसी और दूसरी कंपनी से इसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टिंग हाउस तो बिकने जा रहा है। दूसरा ये है कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है तोशिबा, तो हो सकता है कि तोशिबा से फिर बात की जाए कि वो उसके पास क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है कि वो कहीं और से हमें न्यूक्लियर रिएक्टर उपलब्ध करा सके। अगर वो नहीं करा सकेगा तो जाहिर तौर पर तोशिबा के पास भी जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, और हमें किसी दूसरी कंपनी के पास ही, या कि हम सोच रहे थे कि अमेरिका में लेंगे तो अब शायद अमेरिका से ही हट के अब शायद फ्रांस या कहीं और जाना पड़ेगा और वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर लेने पड़ेंगे, या कि फिर हो सकता है रूस वगैरह भी जाना पड़ जाए न्यूक्लियर रिएक्टर लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि वेस्टिंग हाउस के साथ समझौता होने का तब कोई सवाल ही नहीं उठता, कंपनी ही ख़त्म हो गई। तो आगे लिखा हुआ है कि अर्ली शिफ्ट टू रिन्यूएबल नीडेड टू सेव क्लाइमेट। इरेना, यानी कि इरेना ने ये कहा है कि बहुत जल्द आवश्यकता है कि हम अपने जलवायु को बचाने के लिए जल्द से जल्द नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ें, यानी कि ऊर्जा उस नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट करें। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण आपके लिए जानना है कि इरेना क्या है। तो इरेना का आप नाम जान लीजिए कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा इंटरनेट में, ये एकदम ऐसे आ जाएगा कि इरेना के बारे में सही है, 3 कथन बना देगा और फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड मस्ट फोकस ऑन एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि दुनिया भर के जो देश हैं तो उन्हें इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा को अपने देशों में लगाया जाए। अर्थात उससे संबंधित जो कुछ भी डिवाइसेस हैं, सोलर पावर प्लांट और विंड एनर्जी के लिए जैसे पवन चक्कियाँ या जो कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको जल्द से जल्द अपने देशों में डिप्लॉय करना चाहिए, अर्थात लगाना चाहिए। और आगे उनका ये कहना था कि
एक BETD नाम से, बर्लिन एनर्जी ट्रांसमिशन डायलॉग नाम से एक फाइंडिंग है, अर्थात एक जांच पड़ताल की गई थी और उसमें ये निकल करके सामने आया था कि इंडिया अर्थात भारत के लिए ये जो फाइंडिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होंगे क्योंकि भारत की भी अपनी कोशिश है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करना, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से 175 गीगावाट ही ऊर्जा उत्पन्न करना। तो इरेना का ये कहना था कि 2050 तक अगर सभी देशों के द्वारा अपने अपने मानकों का पालन किया गया तो सन 2050 तक तकरीबन 70% तक इन गैसों को, ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सके, यानी कि जो कार्बन एमिशन है खासकर उसको 70% तक कम किया जा सकेगा। और तो और 2060 तक इसको पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकेगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 2060 तक दुनिया में सभी देश पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लें और कार्बन एमिशन बिल्कुल समाप्त हो जाए, क्योंकि कोई भी कोयले या पेट्रोलियम का वो इस्तेमाल तब नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बाकी के पर्याप्त साधन होंगे ऊर्जा के लिए। अब देखिए ये कितना संभव है कितना नहीं है, क्योंकि अपनी रिपोर्ट में इन्होंने सिर्फ एक ऐसी संभावना जाहिर की है कि अगर सभी उस मानक को अपना लें तो। अभी तो अमेरिका ही नहीं अपना रहा है तो बाकी क्या अपनाएंगे। इसके अलावा उनका ये कहना था कि अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन यानी कि विकार्बनीकरण करते हैं तो उससे तकरीबन 2/3 ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा क्षेत्रक है, जो एनर्जी सिस्टम है, उसी में सबसे ज़्यादा ये गैसें निकलती हैं। बाकी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि जब बहुत सारे जैविक पदार्थ सड़ते हैं तो उनसे भी विभिन्न गैसें निकलती हैं, और उसके अलावा खेतों से और मार्श जो दलदल वगैरह होते हैं वहाँ से भी मीथेन वगैरह निकलती हैं। तो विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत हो सकते हैं, ज्वालामुखी वगैरह से भी निकलती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकलती हैं तो वो कहाँ से निकलती हैं? वो निकलती हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फॉसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधनों का दहन करने से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि BS4 इंजन्स कैन कट इमिशंस ड्रास्टिकली, यानी कि जो BS4 इंजन होंगे तो वो उत्सर्जन को बहुत भारी मात्रा में कम कर सकने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो BS4 और BS3 से अलग होगा तो किस प्रकार से होगा। तो उनका कहना था कि इसमें जो मुख्य अंतर होगा वो उसके अंदर लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर लगा हुआ सेंसर सिस्टम, उसके अंदर इंजन एबिलिटी टू प्रोसेस लो सल्फर फ्यूल, यानी कि इंजन की वो क्षमता जिससे कि वो कम सल्फर वाले फ्यूल को, कम सल्फर वाले ईंधन को प्रोसेस करता है और उसे आगे बढ़ाता है। एंड देयर आफ्टर एग्जॉस्ट सिस्टम दैट डिटरमिन्स एमिशन, और उसके बाद जो साइलेंसर से धुआं निकलता है तो उसे ही बोलते हैं आफ्टर एग्जॉस्ट। ठीक, तो जो धुआं निकलता है बाहर तो उसको अब बोलते हैं एग्जॉस्ट। ठीक, और वो जब साइलेंसर से निकलता है तो उसको आफ्टर एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो आफ्टर एग्जॉस्ट के बाद जो उत्सर्जन स्तर होता है, तो आपको मैंने बताया था कि कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि बेवकूफ़ बना लेती हैं उन सारे मानकों को, जैसे कि अमेरिका में फोल्क्सवैगन ने बनाया हुआ था। तो ये है कि जो BS4 मानक होंगे भारत में तो कम से कम उनके आधार पर जो गाड़ियाँ होंगी तो उनको हम पकड़ सकेंगे। ठीक, हालांकि अभी पूरी तरीके से ऑन रोड टेस्टिंग जब तक नहीं शुरू हो जाती है BS6 मानकों की, तब तक हम पूरी तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन BS3 मानकों में तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता था कि पुराने धुराने भी जो वाहन हैं जो बहुत भयंकर प्रदूषण करते थे, यानी 10-10 साल पुराने वाहन, उनको भी कई बार नहीं पकड़ पाते थे, वो मानक में पास हो जाया करते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण है सल्फ़र का, वो किसकी वजह से है? वो इन्हीं वाहनों की वजह से है। तो आपको बता दूं कि जो BS4 इंजन होगा तो अगर उसमें डाले गए ईंधन में 50 ppm से ज़्यादा सल्फ़र है तो वो इंजन काम नहीं करेगा, वो जाम हो जाएगा। जबकि जो BS3 थे तो वो 350 ppm यानी कि इससे 7 गुना ज़्यादा भी अगर सल्फ़र मौजूद हो ईंधन में तब भी वो काम किया करते थे। तो आपको बता दूं कि इसमें जो मुख्य सिस्टम लगाया गया है वो क्या लगाया गया है कि इसमें एक विशेष प्रकार का इंजेक्टर सिस्टम लगाया गया है, अर्थात कि वो पाइप जहां से होकर के ईंधन गुजरता है, इस इंजेक्टर सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि जैसे ही कोई भी ईंधन जिसमें 50 ppm से ज़्यादा का सल्फ़र होगा
तो जैसे ही वो इस पाइप से गुजरेगा तो थक्का जमने लगेगा और क्लॉगिंग हो जाएगी, अर्थात वहाँ पे एक थक्का जम जाएगा और पूरा का पूरा जो ईंधन का प्रवाह है वो रुक जाएगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो अब किसी के लिए भी संभव नहीं होगा कि इस प्रकार के तेल का इस्तेमाल करके वो अपनी गाड़ी चला सके। ठीक, ये लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट रेट्रोफिट दीज इंजन्स एज हाई सल्फर कैन क्लॉग द इंजेक्टर्स, यानी कि जो उच्च सल्फर वाला ईंधन होगा तो वो इंजेक्टर्स को क्लॉग कर देगा, जाम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। और साथ ही साथ जो साइंस एंड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है उसका ये कहना था कि जो BS3 से BS4 की ओर संक्रमण है जहाँ बढ़े हैं जिस तरफ, तो सब्सटेंशियल रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर होती हैं PM2.5 और PM10, उनमें भारी मात्रा में कमी होगी। ठीक, और उनका कहना था कि जैसे नए ट्रक जो अब आएंगे BS4 मानकों के हिसाब से, उनमें पार्टिकुलेट मैटर्स जो निकलते थे वो 80% तक कम हो जाएंगे और कारों के 50% तक कम हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स डिवीज़न के जो एक अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि इससे प्रदूषण तो कम होगा लेकिन प्रदूषण का शहरों में स्तर कम नहीं होगा। तो ये पूछेंगे आप कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वाहनों से तो प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो हर साल 10-10%, 20-20% और तकरीबन 5-5 सालों में दोगुनी हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कितने भी नए मानक ला लें, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे और उनको चलाएंगे तो उतनी ज़्यादा मात्रा में वो प्रदूषण निकलेगा। तो प्रदूषण गाड़ियाँ कम करेंगी तो वो तभी हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकेगा जब हम गाड़ियों की संख्या भी सीमित रखें। लेकिन गाड़ियों की अगर संख्या बढ़ती है तो इधर गाड़ियों को प्रदूषण को कम कर लेने से उसकी मात्रा कम नहीं हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे देखते हैं, ब्रेग्जिट स्पॉटलाइट टर्न्स टू टॉक्स बिटवीन UK एंड EU, यानी कि जो ब्रेग्जिट का स्पॉटलाइट है, अर्थात कि ब्रेग्जिट का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर है जिसमें कि सभी की नज़र होगी, तो वो अब EU से बातचीत के दौर में बढ़ चुकी है। तो अभी तक जो ब्रेग्जिट स्पॉटलाइट था वो क्या था? वो ब्रिटेन की संसद में था कि वहाँ पर ब्रेग्जिट पास होगा कि नहीं होगा। सबसे शुरू में तो रेफरेंडम में था, ठीक, जो प्लेबिसाइट हुआ था, जो जनमत संग्रह हुआ था। उसके बाद कहाँ चला गया वो स्पॉटलाइट? वो चला गया वहाँ की पार्लियामेंट में कि वहाँ पे पास होगा कि नहीं होगा। अब ये कहाँ किस दौर में पहुँच गया है स्पॉटलाइट, यानी कि जो पूरा का पूरा संकेंद्रण है लोगों का, वो पूरा का पूरा ध्यान है लोगों का, वो किस तरफ पहुंच गया है कि UK और EU के बीच अब क्या बातचीत होगी। तो आपको बता दूं कि अभी तक जब तक UK EU में था तो बड़े आसान से सारा व्यापार हो रहा था उसका, और जितने भी लोग थे वो UK से EU जा सकते थे, EU से UK जा सकते थे, किसी प्रकार की बाधा नहीं थी, सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा था। लेकिन जैसे ही निकल जाएगा UK EU से बाहर, तो उससे क्या होगा? उससे वो सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जो कि दो देशों के बीच व्यापार को लेकर के आती हैं आमतौर पर। क्योंकि दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं, ठीक। उन्हीं बाधाओं को समाप्त करने के लिए लोग द्विपक्षीय समझौते या बहुपक्षीय समझौते करते हैं। जैसे कि भारत है तो मान लीजिए उसने श्रीलंका से कोई द्विपक्षीय समझौता किया हुआ है, ठीक। उधर आसियान है तो वो आपस में 10 देश मिल करके 10 एक बहुपक्षीय समझौता किए हुए हैं। ऐसे ही EU भी एक बहुपक्षीय समझौता था। लेकिन जब निकल जाएगा ब्रिटेन तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अब EU के साथ एक ऐसा द्विपक्षीय समझौता करना पड़ेगा जिसमें कि EU और UK के अपने अपने जो स्वार्थ होंगे या कि जो लाभ होंगे वो निहित होंगे और उस हिसाब से वो अपनी योजनाएं बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे थेरेसा मे ने ये कहा है कि अगर EU इस बात का दबाव डालता है कि वो अपनी मनवाना चाहे उन सभी नीतियों को बनाने में जो कि हम ब्रेग्जिट के बाद अपनाएंगे, तो इससे बेहतर होगा कि हम EU से कोई द्विपक्षीय वार्ता करेंगे ही नहीं। तो आपको लगेगा कि जब द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, कोई द्विपक्षीय संधि नहीं हो पाएगी, तो व्यापार कैसे होगा इन दो देशों के बीच। तो आपको बता दूं कि दुनिया के वो सभी देश जिनके बीच किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि नहीं हुआ है, तो वो WTO के कुछ मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर व्यापार करते हैं, ठीक। हालांकि वो मानक जो होते हैं तो मुख्य रूप से इसलिए बनाए गए हैं ताकि विभिन्न देशों के बीच जिनके बीच आपस में समझौते नहीं, तो जब व्यापार हो तो झगड़ा ना हो, ठीक।
उनका जो व्यापार सुगमता का यानी कि ट्रेड फैसिलिटेशन का लक्ष्य होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक। क्योंकि डब्ल्यूटीओ के जो इस प्रकार के मानक बनाए गए थे तो मुख्य रूप से इसीलिए थे कि झगड़ा कम से कम हो, और ट्रेड फैसिलिटेशन अगर करना है तो आप खुद के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियाँ करो, ठीक। और यही आप देखेंगे कि आगे चल के होने वाला है ब्रिटेन में, वो यूके में, कि इनका जो ईयू के साथ संबंध है तो वो अगले 2 वर्षों तक का क्या होगा कि 2 वर्षों तक का एक दौर होगा जिसमें कि ये अपने पूरे नए संबंध, नए ट्रीटीज, नए संधियां करेंगे ईयू के साथ। और फिर क्या होगा कि 2 साल बाद ये कम्प्लीटली जो यूके होगा तो ब्रेग्जिट कर अलग हो जाएगा, और फिर उन नई संधियों के हिसाब से उसका व्यापार शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए कोई संधि नहीं होती है ईयू और ब्रिटेन यूके के बीच, तो क्या होगा कि जो डब्ल्यूटीओ के अपने मानक हैं जिन पर देश व्यापार करते हैं, जिनके बीच संधियां नहीं है, तो उन पे व्यापार करना पड़ेगा। लेकिन बता दूं कि वो मानक इतने ज़्यादा सुगम नहीं होते हैं कि व्यापार उतनी अबाध मात्रा में हो सकेगा जितना कि पहले होता था, बहुत कम हो जाएगा उसकी अपेक्षा। तो ऐसे में क्या है कि कहा जा रहा है कि जो यूके की जीडीपी है तो उस पर ऐसा धक्का लगेगा कि वो 7.5% तक कम हो सकती है। यानी कि आप देखिए यहाँ तो देश लगाते हैं आंकलन की 7.5% की वृद्धि होगी, ठीक। भारत जैसे ये और सर्वाधिक वृद्धि है 7.5%, यानी कि वर्तमान के समय में 7.5% की वृद्धि बहुत ज़्यादा कहलाती है। आप सोचिए यहाँ पे वृद्धि के बजाय ये उल्टा एक घाटा लगने वाला है, इनकी जो जीडीपी होगी तो हो सकता है कि अगले साल 7.5% कम हो जाए और उसके अगले साल भी यही दौर बना रहे। तो ले दे करके ब्रिटेन के लिए, अब यूके के लिए अब ये इतना आसान नहीं होगा। तो कल मालदीव की घटना के बारे में मैंने आपको बताया था, तो लिखा हुआ है कि नशीद वॉज टू कीप अप प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, यानी कि मोहम्मद नशीद ने कहा है कि वो सरकार के ऊपर अपना दबाव बना के रखेंगे। तो वाउस का मतलब होता है ऐसा शपथ लिया, कसम खाई है, ठीक, कि हम दबाव बना के रखेंगे। अगला है कि केस अगेंस्ट H1B लॉटरी सिस्टम डिसमिस्ड, यानी कि H1B लॉटरी सिस्टम के खिलाफ जो केस आया था वो डिसमिस हो गया है यूएस की एक जिला अदालत में। तो आपको बता दूं कि जो H1B वीज़ा सिस्टम होता है, तो अगर मान लीजिए कि कई सारे लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है और अंतिम में ये होता है कि उतने स्थान तो नहीं हैं कि सभी को वीज़ा दिया जा सके, तो कई बार लॉटरी निकाली जाती है और लॉटरी में जो सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके नाम की लॉटरी निकल आती है, तो उसको वीज़ा मिल जाता है, जिसके नाम की नहीं निकलती उसको वीज़ा नहीं मिलता है। तो इसी प्रावधान को चुनौती दी गई थी कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर है चीन से संबंधित। तो खबर है कि ईयू चाइना रैली अराउंड पेरिस डील, यानी कि जो ईयू है और जो चीन है, तो जो पेरिस समझौता हुआ था उसको लेकर के उन्होंने एक रैली, मतलब रैली ऐसा नहीं कि जैसे चुनावी रैली होती है, रैलिंग अराउंड का मतलब होता है कि आपस में गठजोड़ करना या कि आपस में मिल करके एक मोर्चे पे आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं रैली अराउंड। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि ओबामा के दौर की जितनी पॉलिसीज़ हैं, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था, उनको मैं सबको रद्द कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के नाम पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे थे जिनकी वजह से जो अमेरिका है तो उसको आर्थिक नुकसान होता और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन क्षेत्रों में जॉब चली जाती, ठीक। तो अब है क्या कि ये जब निर्णय लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उससे बाकी वो सारे देशों को चिंता उत्पन्न हुई जिन्होंने वहाँ पर इस बात के लिए राजी हुए थे कि हम अपने अपने देश में एमिशन को कम करेंगे। तो जैसे कि चीन भी जो है, तो चीन भी बहुत भारी मात्रा में एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। तो ऐसी स्थिति में चीन को ये लग रहा है कि अब मैं इस मामले में एक ग्लोबल लीडर बन सकता हूँ, मैं इस मामले में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ जहाँ पर ये कहूँगा कि देखिए अमेरिका जो है तो उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि अमेरिका को किसी की चिंता नहीं है कि ये जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तबाह हो जाएंगे या कि इनका क्या होगा, अमेरिका को फ़र्क नहीं पड़ता है। अमेरिका तो बस अपनी धुन में बढ़ रहा है, जबकि चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो हैं तो हम अपने उस समझौते पे कायम रहेंगे और हमने जितने एमिशन को कम करने के लिए कहा था तो हम समय पर उतने एमिशन को कम कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जाहिर तौर पे चीन की तरफ उन सारे छोटे द्वीपीय देशों की लामबंदी होगी जो कि इस बात से सबसे ज़्यादा चिंतित हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि अगर मालदीव देखें तो मालदीव ऐसा है कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सबसे पहले यही डूबेगा।
तो मालदीव क्या है कि अब तो बिल्कुल अमेरिका विरोधी हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से खतरे पे पड़ने वाला है। क्योंकि जितना ज़्यादा अमेरिका इसका उपयोग करेगा जीवाश्म ईंधनों का, तो बाकी देश भी कहेंगे कि जब अमेरिका जिसने इतना कुछ प्रदूषण किया हुआ है, अगर वही नहीं मान रहा है, वही कोई समझौता नहीं मान रहा है, तो हमने ठेका थोड़ी लिया है दुनिया का। तो जाहिर तौर पे क्या है कि चीन अब इसलिए इस मामले में नेता बनने के लिए सामने आया है, ताकि वो सारे देश जो कि अमेरिका को देख करके सोच रहे थे कि हम भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो अब चीन को देख करके वो भी ये सोचेंगे कि अमेरिका एक अपवाद है और जो सामान्य रूप से भी चल रहा है सिस्टम, तो वो चीन के हिसाब से चल रहा है। यानी कि जब चीन ने कहा है कि हम कम करेंगे, तो हमें भी कम ही रखना चाहिए। तो जहाँ तक है भारत भी जो है, तो भारत भी अब ये सोचेगा कि अब वो अमेरिका की तरह व्यवहार करे या चीन की तरह करे, लेकिन मजबूरी ये है कि भारत को भी अपने एमिशन को कम करके चीन के जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं उससे तो बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों को अपने अपने जो समझौते हैं तो उनके हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस मामले में जो ईयू है, तो ईयू तो हमेशा से ही इस मामले मतलब कि इस बात के लिए चिंतित रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ये दुनिया के लिए ख़तरनाक है। तो ईयू की जो चिंता थी तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बढ़ गई थी, तो इसलिए ईयू जो है तो उसने अभी चीन का साथ दिया है इस मामले में। ईयू का कहना है कि चीन कम से कम अपने उस समझौते को ले करके अडिग है, जबकि अमेरिका जो है तो उस समझौते को तोड़ने की दिशा में बढ़ चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 मिलियन ईपीएफ रिटायरीज में सून गेट हेल्थ केयर बेनिफिट्स, यानी कि जो 8 करोड़ ईपीएफ के रिटायर हो चुके लोग हैं उनको जल्द ही स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि जो ईपीएफ के रिटायरीज हैं तो उनको कुछ विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी दी जाएंगी। तो इसमें ऐसा है कि जो ईपीएफओ है तो उसने ईएसआईसी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, तो उसमें कुछ ऐसा एक समझौता किया है कि जिससे कि इनका जो स्वास्थ्य बीमा है तो ईपीएफओ के माध्यम से हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है तो वो लोगों को उस प्रकार की बीमा उपलब्ध कराता है जिसमें कि जो राज्य सरकार या कि मतलब कि सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है ईएसआईसी की तरफ से। तो ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ईपीएफओ में अपना पैसा जमा कर रहा था तो उसको भी अब ईएसआईसी के द्वारा ये लाभ प्रदान किया जाएगा। तो आपको बता दूं ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आगे चल के वो सारे लोग भी ईपीएफओ में अपना पैसा जमा करना शुरू करें जो कि अभी तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये कम से कम लाभ मिलने की संभावना आगे बढ़ जाएगी कि हमको ईएसआईसी से ऐसा इंश्योरेंस मिल जाएगा अगर हम सिर्फ ईपीएफओ में पैसा जमा करते हैं तो ये अच्छी बात है। तो अगली खबर है कि टीबी वैक्सीन ट्रायल ऑन एडल्ट्स बिगिन इन जून, यानी कि जो टीबी का टीका है तो उसका परीक्षण वयस्क लोगों पर जून में शुरू होगा। तो आपको बता दूं कि जो टीबी का टीका है और उसके लिए जो दवा यूज़ की जा रही है उसका नाम है बीसीजी बैसिलस कैलमेटेग्यूरेन, ठीक, वैक्सीन। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द न्यू टीबी वैक्सीन, जो नाम लिखा हुआ है कि VPM-10002 विच विल बी टेस्टेड इज़ बेस्ड ऑन द BCG वैक्सीन दैट इज़ इन यूज़। यानी कि जो नई टीबी की वैक्सीन है तो वो ठीक उसी BCG टीके पर आधारित है जो कि पहले भी इस्तेमाल की जा रही थी। हाउएवर इट इज़ मोर पावरफुल, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा शक्तिशाली है एंड इफिकेशियस एज इट कंटेन्स अ जीन बेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। और ये ज़्यादा प्रभावशाली होगी क्योंकि इसमें एक विशेष जीन होगा जो कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा बेहतर तरीके से पहचाना जाता है। तो आपको लगेगा कि यार ये टीके में कैसे जीन होगा, तो आपको बता दूं कि जो टीका होता है तो बेसिकली उसी जीवाणु या विषाणु की एक निष्क्रिय छोटी सी मात्रा हमारे शरीर में टीके के रूप में प्रवेश कराई जाती है और बाद में हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी अपने शरीर में निर्मित कर लेता है जो भविष्य में काम आती है जब वही वायरस या जीवाणु बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर हमला करता है तब, ठीक। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसमें एक ऐसा नया जीन होगा इस टीके में
कि जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत पहचान लेगा नए ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु को और आगे चल के उसे ख़त्म कर देगा। तो ये वैक्सीन जो है तो इस प्रकार से भविष्य में हो सकता है कारगर हो जाए। और यहाँ पे कई सारी खबरें हैं, तो एक एक करके देखते हैं। एक खबर है कि सेंसर इम्प्लांटेड इन ब्रेन पैरालाइज्ड मैन फीड सेल्फ, यानी कि मस्तिष्क में एक सेंसर प्रत्यारोपित किया गया जिसकी वजह से एक लकवाग्रस्त आदमी था जिसने अपने हाथ से भोजन किया। ठीक, तो आपको लगेगा कि लकवाग्रस्त आदमी अपने हाथ से भोजन कैसे कर सकता है, तो आपको पूरा सिस्टम बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। जब हमारा दिमाग, अगर हम स्वस्थ हैं तब की बात कर रहा हूँ, कि हमारा दिमाग क्या करता है कि हमें जो भी आदेश देता है उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु से होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक फिर पहुंचते हैं, और वहां पर शरीर के विभिन्न भागों को, जैसे कि हाथ से भोजन करना है तो हाथ की मांसपेशियों को ये आदेश देते हैं कि भोजन उठाओ और मुंह में डालो। ठीक, तब जा कर के हाथ उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, भोजन उठा के मुंह में डालता है। होता क्या है कि जो व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो किसी वजह से डैमेज या क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक, या कि किसी वजह से काम करना बंद कर देती है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि तार हो, बीच से आप काट दें तो उसमें बिजली नहीं गुजर सकती, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड जब खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग में उत्पन्न होते हैं तो वो हाथ तक या पैर तक या शरीर के अन्य हिस्सों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो एक आदमी सोचता तो है कि मैं हाथ उठा लूँ और निवाला मुंह में डाल लूँ, पर वो जो सिग्नल हैं तो दिमाग से हाथ तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए हाथ कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि हाथ शून्य पड़ चुका है, हाथ मर चुका है। बेसिकली हाथ काम कर सकता है, लेकिन चूंकि सारे के सारे काम कैसे होते हैं, दिमाग से गए सिग्नलों की प्रतिक्रिया पर आधारित होते हैं, और जब वो सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा है तो वो प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाते। तो आपको सिर्फ ऐसा करना है कि अगर कुछ करके आप ये सिग्नल हाथ तक पहुंचा दें, हाथ की मांसपेशियों तक पहुंचा दें, तो हाथ की मांसपेशियां फिर से आपको खिलाने लगेंगी, फिर से आपके सारे वही काम करने लगेंगी बिना किसी स्पाइनल कॉर्ड की ज़रूरत के। ठीक, तो यही किया यहाँ पर ये गया कि इनके ब्रेन की सर्जरी करके, मस्तिष्क की सर्जरी करके वहाँ पे छोटे छोटे कुछ सेंसर लगाए गए। वो सेंसर ठीक दिमाग के उस हिस्से में लगाए गए जो कि हाथ को नियंत्रित करता है, दिमाग का जो हिस्सा हाथ को नियंत्रित करता है उसके निकट सेंसर लगाए गए। इन सेंसरों ने क्या किया कि जैसे कि इस व्यक्ति ने सोचा कि निवाला उठाऊं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बने, ठीक, तो स्पाइनल कॉर्ड से तो आगे पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये जो सेंसर्स थे तो इन्होंने उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ग्रहण किया और उसके बाद क्या था, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक कंप्यूटर में भेज दिया। उस कंप्यूटर ने बाद में क्या किया कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनके हाथों की मांसपेशियों में जो एक इलेक्ट्रोड लगाया गया था उसमें भेजा, और उसने वहां पर जा कर के ये बताया हाथों की मांसपेशियों को कि एक आदेश आया है, निवाला उठाओ और मुंह में डालो, और तब हाथों ने प्रतिक्रिया दी और उससे क्या हुआ कि वो व्यक्ति निवाला मुंह में डाल पाया। यानी कि आप सोचेंगे कि कितनी महान खोज हुई है, तो बिल्कुल बहुत महान खोज है। तो हुआ ये था कि चूंकि इस व्यक्ति का हाथ 2006 से खराब हो गया था, मतलब खराब क्या हो गया था, 2006 से विकलांग था, तो इसलिए 10 साल 11 साल तक पड़े रहने की वजह से इसके जो हाथ की मांसपेशियां थीं वो थोड़ी सी जड़ हो गई थी। ठीक, ऐसा नहीं कि हाथ खराब हो गया था, लेकिन मांसपेशियां जड़ हो जाती कई बार जब बहुत दिन तक उपयोग नहीं होती। तो उसके लिए क्या किया गया था कि एक रोबोटिक आर्म भी दी गई थी, लेकिन सिर्फ वो सहायता के लिए थी कि हाथ को थोड़ा सा सपोर्ट देगी उठने में, बाकी हाथ ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल ग्रहण करके खुद ही ऊपर उठना शुरू किया था। यानी कि धीरे धीरे होगा क्या कि 1.5 साल के बाद इसका हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, और ये सारे काम अपने खुद भी कर पाएगा। तो ये बहुत अद्भुत टेक्नोलॉजी है जो कि खोजी गई है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्नेक रोबोट कैन क्रॉल इनटू योर गट, यानी कि जो स्नेक रोबोट होगा तो वो आपके पेट में भी जा सकता है और वहाँ पे घूम फिर सकता है। क्रॉल मतलब होता है कि जैसे बच्चा नहीं होता, बुकैया करता है, घिसटता है, तो वही मतलब कि आपके पेट में जा कर के इधर उधर घुमा फिरी कर सकेगा। तो आपको बता दूं कि ये जो नया बनाया गया है स्नेक रोबोट, तो ये 3D प्रिंटेड है, अर्थात कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इसे बनाया गया है, और इंजेस्टिबल है, अर्थात इसको निगला जा सकेगा। तो निगल लेंगे तो ये पेट में पहुंच जाएगा। पेट में पहुंच जाएगा तो वहाँ पे छोटी आंत में पहुंच करके ये उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करने में मदद करेगा जो कि हमारे पेट के भीतर होती हैं। यानी कि इससे क्या होगा कि ये पेट के भीतर की उन सारी जानकारियों को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र होता है वो रियल टाइम अर्थात वास्तविक समय में किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक,
तो कुल मिलाकर के यही आज के द हिंदू में सारी खबरें थी, जो छोटी मोटी अन्य खबरें थी तो उनको देख लीजिएगा आप। वैसे खासकर कोई खबरें छूटी नहीं है, जैसे कि ये जापान के साइंटिस्ट का जो टाइफून टरबाइन है, तो ये छोटी मोटी खबरें हैं, तो अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबरें थी लाइफ वाले पेज की, वो मैंने सारी कवर कर ली हैं। तो दोस्तों कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।